ठीक है, तो आगे अपन देखो मौर्य, मेरे ख्याल से मौर्य वंश कंप्लीट होगा था ना। अब चलने हैं अपन मौर्य उत्तर। क्या चल रहे हैं? मौर्य उत्तर। मौर्य उत्तर में देखो भारत में है ना 4 देशी थे और 4 क्या थे? विदेशी। 4 देशी और साथ में 4 विदेशी। अब 4 देशी में कौन कौन से राजा थे बताओ? सबसे पहले शुंग, फिर कण्व, फिर सातवाहन और साथ में क्या है? चेदी। ठीक है, ये 4 राजा थे। हो गए यार? बोलो मेरे साथ, शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। हो गया यार? शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी। ये किस ओर थे? मौर्य उत्तर में 4 देशी और 4 विदेशी। 4 देशी में आपको याद हो गया, बताओ। सबसे पहले शुंग, दूसरा कण्व, तीसरा सातवाहन, चौथा चेदी। ठीक है, 4 विदेशी थे। इधर कौन थे? हिंद यमन। क्या नाम था? हिंद यमन। ठीक है, और दूसरे नंबर पर इधर थे शक, तीसरे नंबर पर पहलव और चौथे नंबर पर कुषाण। ठीक है, पहलव है ना, पल्लव आगे आएंगे है ना। तो अभी आपको इतने याद रहेंगे, हो जाएंगे कंप्लीट। देखो सबसे पहले मौर्य उत्तर काल में 4 देशी और 4 विदेशी। देशी में कौन कौन से बताओ? शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। और विदेशी में बताओ? हिंद यमन, शक, पहलव और कुषाण। हो गए टनाटन। अब देखो यहां से स्टोरी जरा सुनो। देखो हम यहां पर देख रहे हैं इस सेक्टर में, इसमें पहले शुंग था, बाद में क्या आया? कण्व। और फिर यहां पर आपको पता है उड़ीसा, जिसमें एक वंश था जिसका नाम था चेदी। और महाराष्ट्र वाले एरिया में आपको पता है कौन थे? सातवाहन। गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में सातवाहन। इस टाइप से ये सारे थे। तो अभी आप तेजी से स्टोरी शुंग की देखते हैं। शुंग का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग की जब भी बात आती है तो आपको याद रखना शुंग, क्या शुंग? पुष्प शुंग। तो संस्थापक कौन होगा? पुष्यमित्र शुंग। हो गया यार? शुंग वंश का संस्थापक बताओ बराबर? पुष्यमित्र शुंग। और देखो ये पहला ब्राह्मण राजा था, मतलब पहला हिंदू धर्म के उद्धार के लिए हिंदू का राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और हिंदू धर्म में आपको याद रखना है सबसे पहले राजा क्या करता है? आश्वमेध यज्ञ। क्या करता है? आश्वमेध। इसने एक नहीं 2 आश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने? 2 आश्वमेध यज्ञ। किसने? पुष्यमित्र शुंग। इससे पहले आश्वमेध यज्ञ हुए थे क्या? नहीं। पहला हिंदू धर्म का राजा था पुष्यमित्र शुंग, जिसने आश्वमेध यज्ञ करवाए। आश्वमेध यज्ञ मतलब भी आप समझते हो, एक घोड़ा को छोड़ता है राजा, जहां तक वो घोड़ा जाए वहां तक के लिए वो क्या रहेगा? है ना। कोई अगर उसे पकड़ ले तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा? ये रहता है आश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो आपने देखा रामायण में राम जी ने करा था आश्वमेध यज्ञ, है ना, तो लव कुश ने पकड़ लिया था। लेकिन यहां पर किसने करा? पुष्यमित्र शुंग ने। तो किसी की ताकत नहीं कि पकड़ ले भैया आश्वमेध यज्ञ, है ना। सबसे पहली बात, इसे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बौद्ध भिक्षु का हत्यारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध भिक्षु को हत्यारा। क्यों कहा जाता है बौद्ध भिक्षु का हत्यारा पुष्यमित्र शुंग को? बताओ। क्योंकि बौद्ध जो भिक्षु थे इनकी क्या करी थी? हत्या। हत्या क्यों करी थी? देखो सबसे पहले आपको बताया कोई राजा बौद्ध का आया, कोई जैन का आया, अधिकतर राजा बौद्ध के हुए। अगर पुष्यमित्र कौन सा था? हिंदू धर्म का राजा था। अगर हिंदू धर्म बौद्ध भिक्षु ये चाहते थे कोई बौद्ध धर्म का राजा बने, और बौद्ध भिक्षु किसको क्या करने थे? परेशान कर रहे थे। तो इसने एक ही सिस्टम बनाया, जो भी बौद्ध भिक्षु मिले निपटा दो। भाई राजा बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये जो भी मिलता उसको निपटा देता। साथ में ऐसे कुछ राशि भी कर दी कि कोई बौद्ध भिक्षु को मारेगा तो 1000 रुपए दूंगा, 2000 रुपए दूंगा, है ना। ऐसा काम करा कौन ने? पुष्यमित्र शुंग ने।
और पहला ब्राह्मण राजा हुआ पुष्यमित्र संघ। हालांकि जब सारे बौद्ध शांत हो गए तब इसने बौद्ध धर्म के जो स्तूप है, आपको पता है सांची में है, ठीक है, तो एक तो सांची का स्तूप और एक है भरूच का स्तूप। कौन सा? भरूच का स्तूप। दोनों की रैलियों का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। हो गया कंप्लीटली यार। देखो बताओ, बौद्ध धर्म पहला हिंदू राजा पुष्यमित्र शुंग, बौद्ध भिक्षु का तेरा पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, इसके बाद दो अश्वमेध यज्ञ किसने करे? पुष्यमित्र शुंग ने। इसके बाद बताना, सांची का स्तूप और भरूच के स्तूप का रैलियों का निर्माण किसने करवाया? और 84,000 स्तूप किसने बनवाए थे? किसने बनवाए थे? आगे ही बात समझ में यहां तक। चलो, इसके बाद अच्छा ये था पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद अगला शासक इस वंश का जो था, हाँ भाई बता दो कौन था? पुष्यमित्र के बाद कौन आया था? ठीक है, तो अंतिम शासक इसका कौन था? देवहूति। क्या था? देवहूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति। इसके बाद कण्व वंश स्टार्ट हुआ। कौन सा? कण्व। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव कण्व। क्या नाम था? वासुदेव कण्व। ठीक है, और अंतिम शासक था सुशर्मन। क्या नाम था? सुशर्मन। ठीक है, चलो इसके बाद अगला वंश आया सातवाहन। क्या नाम था? सातवाहन। और सातवाहन का संस्थापक थे सिमुक। क्या नाम थे? सिमुक। सातवाहन के संस्थापक सिमुक। याद हो गए? सातवाहन के संस्थापक सिमुक। सातवाहन अपने आपको अपने नाम के आगे मेन क्या करते थे? ये अपने माता का नाम लगाते थे। क्या नाम लगाते थे? माता का। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, है ना, और इस प्रकार ये अपने माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। सबसे पहले भूमि अनुदान प्रारंभ करा था सातवाहन ने, और सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने जारी करे थे? सातवाहन। हो गया। अब इसमें सबसे मेन जो था वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या नाम था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसने महाराष्ट्र के शक राजा था जिसका नाम था नहपान। क्या नाम था? नहपान। नहपान को हराया था। सोचो, सतकर्णी इतना भयंकर राजा था कि चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद भारत में दूसरा राजा हुआ था जिसने ये सोचा कि पूरे भारत पर मेरा कब्जा हो। तो इसलिए इसने क्या करा? देखो, नहपान राजा था और नहपान बहुत बड़ा भारी भरकम सेना लेके आया था। मान लो नहपान के पास 10,000 सैनिक थे और गौतमी पुत्र से सतकर्णी की सेना में मात्र 2,000 सैनिक थे। सोचो उस समय। अब इसने क्या करा? एक बीच रास्ते में नदी थी और वहां पर पुल बना हुआ था। क्या बना हुआ था? पुल। और सामने किसकी सेना खड़ी थी? नहपान की। और जैसे ही रास्ते से कौन निकला? गौतमी पुत्र सतकर्णी उस पुल के रास्ते से निकल लिया और फिर अपने खास मंत्री को आदेश दिया कि वो पुल को क्या करवा दो। अगर पुल टूट गया तो सेना पीछे नहीं भागेगी, अपना तन मन धन लगाकर किसको हराएगी? नेपाल। और अगर नेपाल को हरा दिया हमने तो फिर इधर से ही अपन क्या करेंगे? निकलेंगे। अगर पुल टूटा नहीं तो हम हारने लगे तो सेना क्या करेगी? आपको पता है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाली एक ही रास्ता है, तो आप उसी पे जाओगे, भले आपकी जान की बाजी लगाना पड़े। और आपके पास ऑप्शन है इधर भी या इधर भी, तो फिर समस्या जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऐसा किसने करा था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। किसको हराया था भाई बता दो? शक राजा नहपान को हराया। किसको? शक राजा नहपान। शक में हमारे यहाँ की बहुत सारी शक है जो अब हम आगे बताएंगे ना। ठीक है, अगला चेदी वंश का संस्थापक था महामेघवान। क्या था? महामेघवान। इसका शक्तिशाली राजा था खारवेल, जिसे कलिंग चक्रवर्ती भी कहा जाता है। कौन था? खारवेल। शक्तिशाली राजा कौन था? खारवेल। और खारवेल के बारे में यह कहा जाता है कि ये जैन, जो आपको पता है गौतम बुद्ध की मूर्ति, ये सॉरी जैन की जो मूर्ति है वो ये नीचे उठा के लाया था बिहार से उड़ीसा, ऐसा कहा जाता है खारवेल के बारे में। एक बार ये टनाटन वंश करो, उसके बाद राजा करो।
सबसे पहले बताओ, सुंग वंश का राजा पुष्पमित्र सुंग। अंतिम राजा देवहूति। दो अश्वमेध यज्ञ किससे करवाए? पुष्पमित्र सुंग। बौद्ध भिक्षुओं का चेहरा पुष्पमित्र सुंग। भरूच के स्तूप और सांची के स्तूप का रेलियों का निर्माण पुष्पमित्र सुंग। पहला हिंदू राजा पुष्पमित्र सुंग। अगला कर्ण। कर्ण के संस्थापक वासुदेव। अंतिम राजा सुशर्मन। ठीक है, आगे सातवाहन के संस्थापक शिमु। इसके बाद सातवाहन का शक्तिशाली राजा गौतमीपुत्र संगणित। ये अपने नाम के आगे किसका नाम लगाते थे? माता का। लेकिन यहाँ की जो वो था वंश, वो पितृसत्तात्मक था, मतलब राजा ही गद्दी पर बैठता था, खाली अपने नाम के आगे काय का नाम लगाते थे? माता का। ठीक है, चेदी वंश का संस्थापक महावेगवान। शक्तिशाली राजा खारवेल। अब हिंद यमन की बात करते हैं। हिंद यमन में भारत की दो शाखा थी, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइन। ठीक है, डेमेट्रियस का एक राजा था जिसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर ने यह बोला कि कोई बौद्ध भिक्षुक आओ और मुझे बौद्ध धर्म के बारे में बताओ तो मैं बौद्ध धर्म अपनाऊं। तो एक बौद्ध भिक्षुक आए इसके पास जिसका नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन। और नागसेन ने से जो भी क्वेश्चन करा मिनांडर ने, नागसेन ने उनका सही आंसर दिया। तो इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई वो एक बुक में लिखी गई जिसका नाम था मिलिंद पन्हो। क्या नाम था? मिलिंद पन्हो हो गया यार। एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था मिलिंद पन्हो। और ये किस धर्म से पुस्तक है संबंधित है? मिलिंद पन्हो के धर्म से, बौद्ध धर्म। कौन ने पूछा था क्वेश्चन? मिनांडर ने। और आंसर किसने दिया था? नागसेन। आ गई बात समझ में? ठीक है, दोनों को एक बुक में लिखा गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। चल, इसके बाद यूक्रेटाइड वंश के एक वंश, इसके भारत में ये कहा जाता है, इसका एक राजदूत हेलियोडोरस। क्या था? हेलियोडोरस। एंटियल किड्स का एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। कौन था? हेलियोडोरस। जो किसके दरबार में आया था? भगवत। ठीक है, और भगवत के दरबार में सांची जो था उसमें, सांची का स्तूप में यहां पर एक गरुड़ ध्वज की स्थापना करी थी। क्या करी थी? गरुड़ ध्वज की स्थापना। इतना आपको याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम चल रहे हैं शक पे। शक भारत में 5 जगह बसे। कितनी जगह? 5 जगह। देखो, आपको याद रखना है भारत में ये सब मध्य एशिया के, कहां के हैं? मध्य एशिया के। और मध्य एशिया में आपसे ये पूछा मौर्य उत्तर काल में पहला विदेशी कौन आया था, तो आपको याद रखना है हिंदू यमन। कौन आया था? हिंदू यमन। ये जो शक थे ये थे, तो यहां पर एक कबीला था अपने जो है मध्य एशिया में जिसका नाम था यूची कबीला। क्या नाम था? यूची कबीला। अब यूची कबीला, हर जो भी व्यक्ति वहां पर अदर रहते थे उनको मार ठोक के लड़ाई करके भगा दिया। और जैसे भगाया तो वो भारत में आके बसे। भारत में क्यों बसे? आपको पता है भारत के में यहां पर चीन भी है, चीन भी जा सकते थे वो। भारत में क्यों आए? क्योंकि देखो चीन में क्या हुआ, एक राजा था सी हुआंग। ठीक है, चीन में नाम भी ऐसे रखते हैं, बच्चा पैदा हो और बर्तन गिरा दो, जैसा वो आवाज करे वैसा नाम, डुन डुंडना, टन टन है ना, सी हुआंग है ना। तो जैसे ही बर्तन गिरे वैसा उनका नाम रख देते हैं ना। तो सी हुआंग एक राजा हुआ करता था, और वो राजा हुआ करता था तो उसने ये काम करा कि सभी जितने भी व्यक्ति थे उस समय चीन में, उन सबको 1 साल के लिए अनिवार्य फौज में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया कि भाई कंपलसरी की 1 साल फौज में जाना, इसके बाद तुम कुछ भी करो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, कुछ भी करो, लेकिन 1 साल फौज में भर्ती करना जरूरी। तो जैसे ही इसने ये नियम लागू करा तो इसने उस समय भयंकर चीन की बहुत बड़ी दीवार बना दी, 1000 फीट लंबी दीवार। तो उधर और आदमी को खड़े कर दिए एक गेट करके कि भाई
बंदूक लेके खड़ा हो, जो भी आए उसको क्या करो, निपटाओ। तो निपटाने का काम करा तो लोगों ने इधर तो जाते नहीं थे। अब ये सारे आगे बस के कहां गए, भारत, क्योंकि यहाँ पर मध्य एशिया में रह नहीं सकते थे, क्योंकि वहां सबसे पावरफुल कौन था, यूची कबीला, जो उनको रहने नहीं दे रहा। तो बचा कौन, भारत। तो सब भारत में आए और 5 जगह आकर बसे। कितनी जगह, 5 जगह। अफगानिस्तान एरिया में, एक पंजाब तक्षशिला वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में, महाराष्ट्र वाले एरिया में और साथ में मालवा वाले एरिया में। तो इन 5 जगह पर जैसे ही सब बसे तो इनके अलग अलग राजा हुए। सबके मेन राजा थे वो है माउस। कौन थे, माउस। और आपको याद रखना है, जब भी कोई चीज गायब हो तो सब किस पे जाता है, माउस, यानी चूहे पर। तो याद रखना, सबके संस्थापक माउस। अब भारत में अलग, मतलब मालवा सेक्टर में अलग सबके राजा थे, ठीक है। और महाराष्ट्र में तो मैंने अभी हाल बताया था, नेपाल थे। कौन थे, नेपाल। अब जैसे ही महाराष्ट्र वाले एरिया में शक आई, मध्य प्रदेश वाले एरिया में, तो यहां के राजा थे विक्रमादित्य। कौन थे, विक्रमादित्य, जिन्हें हम बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। और आपको पता है उज्जैन में इनका भयंकर टीला भी बना हुआ, आपने सबने देखा हुआ है ना। तो जैसे ही सब मालवा सेक्टर में आए तो विक्रमादित्य बहुत पावरफुल इंसान थे उस समय, है ना। तो उन्होंने शकों को हराया, शकों को 58 ईसा पूर्व में क्या करा, हराया, और एक संवत स्टार्ट करा जिसका नाम था विक्रम संवत। अभी विक्रम संवत कैलेंडर में आप बहुत सारे देखते होंगे, है ना। विक्रम संवत एक भयंकर अपने इधर कैलेंडर चलता है, ठीक है। तो एक संवत स्टार्ट करा जिसका नाम था विक्रम संवत। और आपसे पूछा जाएगा विक्रम संवत कब, 58 ईसा पूर्व में। कब जारी हुआ था, 58 ईसा पूर्व में। कौन सा संवत स्टार्ट हुआ था, विक्रम संवत। किसने चलाया था, विक्रमादित्य। किसको हरा के चलाया था, शकों को हराया था। इससे पहले इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और जैसे ही शकों को हराया और नाम क्या रख दिया इन्होंने, अपना नाम विक्रमादित्य। और ऐसे 14 राजा हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की क्या करी, उपाधि धारण करी। अंतिम राजा हेमू रहेगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करें, ठीक है, हेमू। आई बात समझ में यहां तक। सबको मालवा के सेक्टर से खदेड़ा, महाराष्ट्र सेक्टर से गौतमीपुत्र सतकर्णी ने खदेड़ा, और जैसे ये खदेड़ा तो वो वापस निकल गए। लेकिन फिर हम एक शासक आए जिसका नाम था पहलव। पहलव के संस्थापक थे मित्रदात। क्या नाम था, मित्रदात। पहलव के संस्थापक कौन थे, मित्रदात। लेकिन एक शासक था जिसका नाम था गोडोफर्निस, और इसी के शासन काल में आपको याद रखना ईसाई धर्म का प्रचारक कौन था भाई, ईसाई धर्म का प्रचारक, हाँ, ईसाई धर्म का प्रचारक आया था। कौन आया था, ईसाई धर्म का प्रचारक। नाम इसका याद रखना है आपको। ईसाई धर्म का प्रचारक कौन आया था, सेंट थॉमस। किसके दरबार में आया था, आपको याद रखना, गोडोफर्निस। किसके शासनकाल में, गोडोफर्निस के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस आया था, ठीक है। अब खुद यूची कबीला भारत में आया जिसका नाम था कुषाण। क्या नाम था, कुषाण। अभी तक वो क्या कर रहा था, अपने इलाके से सबको खदेड़ रहा था और वो भारत में आके बसे थे। अब खुद यूची कबीला आके यहां बस गया जिसका नाम था कुषाण, ठीक है। अब बताओ कुषाण वंश के संस्थापक, हाँ, कुषाण के संस्थापक कौन थे भाई, अरे भाई, कुजुल कट फिसस। क्या नाम था, कुजुल कट फिसस, कुजुल कट फिसस, ठीक है। इसका एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था कनिष्क, है ना। संस्थापक कुजुल कट फिसस और शक्तिशाली शासक कनिष्क। अब कनिष्क इतना भयंकर शासक था, देखो अभी तक आपको 4 बौद्ध संगीत सभा हुई थी, उनका याद रखना है कब कब हुई। पहले आपको बताओ 483 किसके शासनकाल में,
किसके शासनकाल में? नहीं, आजाद शत्रु। दूसरी 383 किसके शासनकाल में? कालाशोक। तीसरी 250 ईसा पूर्व में अशोक, और चौथी 100 किसमें? कनिष्क 100 ईस्वी में कनिष्क के समय। अब देखो इसका सबसे पहले याद रखना है, इसने 78 ईस्वी में क्या चलाया? एक कैलेंडर चलाया जिसका नाम था शक संवत, और भारत में सरकारी कामकाज के लिए यही कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है शक संवत। अब आपसे पूछा जाएगा विक्रम संवत कब चला? शक संवत कब चला? 78 ईस्वी। दोनों में कितने साल का गैप है जरा बताना? 20 नहीं, ये 58 ईसा पूर्व में चला था और ये 78 ईस्वी में चला था, तो दोनों को जोड़ेंगे 78 और साथ में क्या है 58, कितना हो जाएगा? 136 साल का अंतर है। सोचो, ये 58 ईसा पूर्व में चला था और ये 78 ईस्वी में चला था, तो ये याद रखना। अब कनिष्क में शासन काल में कुछ विद्वान वैज्ञानिक व्यक्ति थे जिनको आपको याद रखना है ना। देखो सबसे पहले यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया, यहां तक अपन रिकवर करते, इसके बाद आगे देखते हैं ना। चलो सबसे पहले आप बताओ, सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व, ठीक है। इसके बाद बताओ आप सातवाहन के समूह, सातवाहन के समूह, और लास्ट में आपका चेदी के महामेवाहन। इसके बाद आ जाओ, हिंदू यवन की दो शाखा थी है ना, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड। इसके बाद में शक के संस्थापक पहलव के कौन? नहीं, क्या नाम था? पहलव के घोड़ो फर्नीस, तो इसका शक्तिशाली शासक था। पहलव के संस्थापक थे मित्रदास, ठीक है। कुषाण के संस्थापक कुजुल कटविदास, शक्तिशाली शासक कनिष्क, शक्तिशाली शासक कनिष्क, ठीक है। इसके शासन काल में देखो, कनिष्क के शासन काल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आशुघोष। क्या नाम था? आशुघोष। और आशुघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना की। काय की रचना करी? बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? आशुघोष ने। बुद्ध ठीक है। अभी आप बुद्ध चरित्र है ना, इसी के शासन काल में जो डॉक्टर हुआ करते थे वो थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता पुस्तक लिखी ना, चरक, ठीक है। 3 डॉक्टर आपको याद रखने। पहला आपको पता है बिंबिसार कौन था? जीवा। कौन था? जीवा। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासन काल में आएंगे धन्वंतरी। कौन आएंगे? धन्वंतरी। विक्रम टीले पे धन्वंतरी को देखा है। और इसके शासन कनिष्क के शासन काल में डॉक्टर कौन है? चरक। तीनों डॉक्टर पीटम पीट बताओ। पहले जीवा किसके शासन काल में? बिंबिसार। दूसरा चरक किसके? कुषाण। तीसरा धन्वंतरी किसके? विक्रमादित्य। हो गया कंप्लीट तीनों डॉक्टर। इसी ने सबसे पहले चीन से रोम जाने वाला मार्ग जिसका नाम है, चीन से रोम जाने वाला मार्ग जिसका नाम है रेशम मार्ग, कहा है ना। चीन से रोम जाने वाला मार्ग रेशम मार्ग पर इसका क्या था? कब्जा। सोचो चीन तक भी इसका शासन था, किसका? कनिष्क। और चीज आपको ये याद रखनी, इसी के समय गांधार शैली बहुत ज्यादा प्रचलित थी। क्या थी? गांधार शैली। मूर्ति में आपको पता है गांधार शैली की मूर्ति बनाई जाती है जो मथुरा में मेन बनाई जाती है ना। अब गांधार शैली की मूर्ति मतलब कैसी रहती है? जैसे आपने देखा राम जी सिंपल है व्यक्ति, कोई बाहुबली नहीं है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी भुजा नहीं, लेकिन गांधार शैली में उनकी इतनी बड़ी बड़ी भुजा बनाती है। बुद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, उनको भयंकर तरीके से बताया गया इसमें गांधार शैली में, जबकि वो थे नॉर्मल व्यक्ति, दुबले पतले है ना, लेकिन इन्हें है बॉडी बना दी गई है, ये बना दिया गया, तो वो रहती है एक प्रकार की शैली। तो इसमें गांधार शैली की मेन बात की गई किसके समय? कनिष्क। ठीक है, इतने तक कंप्लीट सबको मौर्य उत्तर काल एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है, आपसे पूछेगा 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए? पुष्यमित्र
सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। इसके बाद कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। सातवाहन का शिवमोही। गोपीपुत्र सतकर्णी ने किसको हराया था? शक राजा नेपाल। शक राजा नेपाल। ये अपने नाम के आगे किसका नाम लगाते थे? माता का। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवान। और हिंदू यवन की दो शाखाएं डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड। शक के संस्थापक शकों को, मालवा के शकों को किसने खदेड़ा था? विक्रमादित्य ने। कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। नाम क्या था? चंद्रगुप्त। इसके बाद कौन थे? पल्लव। उसके बाद कौन है? कुषाण। चल, यहां तक किसी को समस्या? आगे बढ़े। हाँ भाई, चल। इसके बाद आया देखो अपना अगला गुप्त वंश। कौन सा? गुप्त वंश। चलो एक बार वंश आप क्लियर करो। सबसे पहले कौन सा वंश आया था? हरियाणा। उसके बाद शिशुनाग। उसके बाद हाँ बताओ भाई। अरे नहीं भाई, नंद। ठीक है, आपको ट्रिक याद रखनी है। हाशिम। क्या याद रखना है? हाशिम। हा से हरियाणा, से शिशुनाग, ना से नंद। हो गया याद? हसीन ट्रिक याद रखनी है। इसके बाद आपको पता है फिर कौन सा आया था? मौर्य। और आगे आपको कौन सा पढ़ा अपन ने? मौर्य उत्तर। मौर्य उत्तर। और आप क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त उत्तर। ठीक है, तो गुप्त की बात करते हैं ना। सबसे पहले गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, टाइम पीरियड आप ध्यान दो तो 240 से आपका हो जाएगा 280। ठीक है, हाँ, श्रीगुप्त 240 से क्या था? 280। इसके बाद आया था आपका अगला शासक घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। ठीक है, 80 से 320 और 320 के आसपास आपका बना था 80 से 300 के आसपास बना था चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। नाम याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का है या चंद्रगुप्त फर्स्ट है। ठीक है, चलो अब गुप्त वंश का संस्थापक क्या होगा? श्रीगुप्त। ठीक है, ये क्या करते थे? जैसे आपको पता है कि एक राजा अगर मेष का एक टीचर है तो वो लिखेगा मेष के टीचर। दूसरा टीचर आएगा तो मेष के ज्ञाता, यही लिखेगा। और तीसरे टीचर क्या लिखेगा? गुरुओं के गुरु, मेष के गुरु, है ना। ठीक है, जो भी नाम आगे है वो है ना, तो अपने नाम के आगे जितने राजा आएंगे वो एक्स्ट्रा लगाते जाएंगे ना। ठीक है, तो इसको राजा बोला, ये बोला महाराजा, ये बोला महाराजा धीराज। क्या बोल दिया? महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। कितने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और इसने एक संवत चलाया था 319 से 320 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसका नाम था गुप्त संवत। क्या नाम था? गुप्त संवत। सोचो कौन सा संवत चलाया था इसने? गुप्त। सभी को याद हो गया? गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है, इसी का पुत्र आया जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में 9 और उत्तर भारत में 14 राज्यों पर कब्जा करा। 12 राज्यों पर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक है, सोचो। और इसी के सिक्के पर वीणा के चित्र अंकित थे और इसी ने काय की उपाधि धारण की थी? कवि राज। किसने? समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्रगुप्त इतना शक्तिशाली था, है ना। इसके बाद इसका एक बेटा है जिसका नाम था, बता दो। हाँ, समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था भाई? हाँ, चंद्रगुप्त, है ना। ये पहले इसके दरबारी कवि का नाम आपको याद रखना है, हरिशेन। क्या था? हरिशेन। और इसका एक बेटा है जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए स्टोरी सुनो, है ना। इसका दरअसल इसके बड़ा बेटे का नाम राम था, गुप्त था। क्या नाम था? रामगुप्त। और छोटा बेटा का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, है ना। रामगुप्त का क्या हुआ? समुद्रगुप्त ने, रामगुप्त गद्दी पर बैठा तो रामगुप्त ने से शकों ने ये बोला
कि तुम्हारी पत्नी ध्रुव देवी बहुत सुंदर है ना, तो उसको हमारे इधर भेज दो। किससे बोला? रामगुप्त से। और रामगुप्त ने, नहीं तो हम युद्ध करेंगे, पत्नी को नहीं भेजोगे। तो रामगुप्त ने क्या करा? युद्ध नहीं करना, आप पत्नी को पहुंचा देते। पत्नी को भेजा और उसके साथ चंद्रगुप्त सेकंड को भेजा। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या करा कि भाभी की इज्जत बचानी है भाई, नहीं तो गांव के सामने पूरी इज्जत खराब हो जाएगी राजपाट की ना। तो इन्होंने पहले सबके राजा की हत्या करी और बाद में अपने भाई की भी हत्या करी, और गद्दी पर कौन बैठ गया? चंद्रगुप्त द्वितीय, भाई की हत्या है ना। किसने करा? चंद्रगुप्त सेकंड ने। इसके दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न। और 9 रत्न आपने देखा, 9 रत्न आपने देखा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कालिदास, और कालिदास की पुस्तक आपको याद रखना है, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, और बताओ कुमार संभवम और रघुवंशम। हो गई चारों पुस्तक। बताओ सबसे पहले कालिदास की पुस्तक मेघदूतम, दूसरी रघुवंशम, तीसरी कुमार संभवम, चौथी अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक और मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालवाग्निमित्रम। मालवाग्निमित्रम है ना, जिसमें मालवा और अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी है उसका क्या है? वर्णन है। ठीक है, आपको याद रखना। इसके बाद यहाँ के सबसे बड़े खगोल शास्त्री थे जिसका नाम था वारामिहिर। क्या नाम था? वारामिहिर। सबसे बड़ी खगोल शास्त्री थे इनके दरबार में जिसका नाम था वारामिहिर। ठीक है, एक आपको पता है यहाँ के डॉक्टर का नाम तो आपको पता ही है, क्या नाम है? धनवंतरी। क्या नाम है? धनवंतरी। ठीक है, इसके बाद आपको अगला नाम याद रखना है अमर सिंह। अमर सिंह यहाँ का कोषाध्यक्ष था। क्या नाम था? अमर सिंह क्या था? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष कौन था? अमर सिंह। हो गया कंप्लीट। तो वारामिहिर कौन थे? यहाँ पर खगोल शास्त्री। और यहाँ पर आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार करा था। आर्यभट्ट भी इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, गुप्त काल का अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया आपका कुमारगुप्त। एक और याद रखना स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का वापिस जीर्णोद्धार करवाया। और इसके बाद आया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और अंतिम शासक इसका था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। चलो हो गया इतना राजा एकदम टनाटन। चलो पहले आप गुप्त वंश के संस्थापक फिर समुद्रगुप्त खा रहे हो आप। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसके बाद जिसकी वीणा के चित्र अंकित थे वो कौन था? समुद्रगुप्त। जिसके सिक्के पर वीणा के चित्र, कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वारामिहिर किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। हो गए यहाँ तक कंप्लीट। चलो आगे आएगा कुमारगुप्त और लास्ट में फिर लास्ट था आपका विष्णुगुप्त। कौन था अंतिम शासक? विष्णुगुप्त। चलो अंतिम आगे अपना रहेगा आपका गुप्तोत्तर काल। क्या रहेगा? गुप्तोत्तर काल। बस लास्ट 10-15 मिनट की बात हो रही है ना। गुप्तोत्तर काल खत्म, फिर आपकी पूरी प्राचीन हिस्ट्री खत्म। एक बार अपने राजा और डिकोर कर रहे थे, वंश और कर लेंगे, खत्म काम। और कौन कौन किसके दरबार में था। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। वापिस गुप्त उत्तर काल आया और गुप्त उत्तर में आपको याद रखना था यहां पर थानेश्वर वाले इलाके में। कहां पर? थानेश्वर। थानेश्वर वाला सेक्टर है हरियाणा का। कहां का? हरियाणा। इसके बाद यहां पर कन्नौज वाले एरिया में यानी यूपी वाले एरिया में एक वंश है जिसका नाम है मोखरी। और हरियाणा में कर वर्धन वंश। कौन सा है? वर्धन वंश। आवाज नहीं इधर। और आप लोग मोबाइल को यार, मोबाइल में क्या है आपका मतलब है जी जान, अपना मेहनत क्या लगाओ ना फटाफट। चलो इसके बाद आपको याद रखना है इधर
इधर वाले सेक्टर में आपने देखो यहां पर पश्चिम बंगाल वाले एरिया में था आपका गौड़ वंश। कौन सा? गौड़ वंश। ठीक है, यहां पर आपको पता है इस वाले मध्य प्रदेश वाले एरिया में था देवगुप्त, है ना, उत्तरगुप्त के आगे बिहार वाले सेक्टर में उत्तरगुप्त था। ठीक है, यहां पर आपको पता है सबको कन्नौज में था, कन्नौज में कौन सा था? मोकरी। ठीक है, चलो इसके बाद में यहां इस वाले सेक्टर में आपका था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और इधर बताओ पुलिकेशिन द्वितीय, पुलिकेशिन द्वितीय। चलो यहां पर मैत्रक वंश था। ठीक है, और यहां पर ये था पल्लव वंश, सॉरी यहां पर चालुक्य, चालुक्य, और यहां पर पल्लव। ठीक है, इतना सेक्टर आप ध्यान दो, इतने वंश एक साथ अपन क्लियर कर लेंगे और बस ये अब आपका मेन लास्ट एंडिंग पॉइंट है। इनको याद कर लिया तो अब आपको पता चल जाएगा ना कि पूरी हिस्ट्री आपको रिवीज हो जाए। ठीक है, चल थानेश्वर वाले एरिया में आपको पता चल गया था कौन सा वंश है जिसका नाम है वर्धन वंश। क्या नाम है? वर्धन वंश। ठीक है, और वर्धन वंश हरियाणा में पड़ता है, और हरियाणा में कौन है? थानेश्वर। और थानेश्वर में जैसे ये हरियाणा में पड़ता है तो इस वंश का संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के जो बेटा था प्रभाकर वर्धन, है ना, इसके दो बेटा और एक बेटी थी, है ना। कौन था? राजवर्धन और हर्षवर्धन, और बेटी का नाम राजश्री। बताओ, बड़वा बेटा राजवर्धन, छोटा बेटा हर्षवर्धन, और साथ में राजश्री, दो बेटा और एक बेटी। ठीक है, तो यहां से ये वर्धन वंश पावरफुल था। इधर कन्नौज में एरिया में था मोकरी, है ना, और मोकरी का आपको याद रखना है। सबसे पहले मुख से जैसे ही नाम निकले तो आप क्या बोलोगे? इसका नाम निकले सबसे पहले हरि का। किसका? हरि का। तो आपको याद रखना हरि वर्मा। इसके बाद बताओ अगला ईश्वर का, और फिर लास्ट में ग्रा का। तो यार क्या है? ग्रा वर्मा। ठीक है, गौड़ शासक आपको याद रखना है। गौड़ शासक बंगाल वाले एरिया में तो बंगाल का पुराना नाम था गौड़, और गौड़ शासक था यहाँ पर शशांक। क्या नाम था? शशांक। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है यहाँ पर देवगुप्त था, उत्तरगुप्त था, या नरसिंह वर्मन फर्स्ट था, पल्लव हुए, और चालुक्य था पुलिकेशिन द्वितीय। इतना चीज आपको टन याद रखनी है ना। चलो सबसे पहले बताओ थानेश्वर कहां पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा में कौन सा वंश पड़ता है? वर्धन। और वर्धन वंश के संस्थापक होते प्रभाकर वर्धन। दो बेटा था राजवर्धन और हर्षवर्धन, और अब इधर कन्नौज में था मोकरी वंश, और मोकरी वंश में पहले कौन था? हरिवर्धन, फिर अब जैसे ही पता चला मोकरी भयंकर पावरफुल, इधर वाले एरिया को क्या कर रहा है? ये सटका रहा है, दनादन उड़ा रहा है, और मोकरी फार्म में है। तो थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन ने सोचा कि क्यों ना अपनी बेटी का विवाह इस मोकरी वंश का राजा को ने ग्रा वर्मा से। अब विवाह हो जाएगा तो अपने संबंध बन जाएंगे ना, अपने से ये युद्ध करेगा और अपना भी मजा और इसका भी मजा है ही सही है, तो पावरफुल बहुत ज्यादा है ना। तो इसने अपनी बेटी का विवाह कैसे कर दिया? ग्रा वर्मा। अब ग्रा वर्मा से जैसे ही विवाह कर दिया, इधर के तीनों सेक्टर उत्तरगुप्त, देवगुप्त और गौड़ शासक शशांक, बिहार वाला सेक्टर और मध्य प्रदेश वाला सेक्टर, और साथ में आपको पता चल रहा है बंगाल वाला एरिया, सब क्या हो गए? मिल गए। बोले इसको निपटाओ, नहीं तो ये अपने को निपटा देगा। तीनों ने प्लानिंग करके ग्रा वर्मा की हत्या कर दी। ग्रा वर्मा की जैसे हत्या हुई कि उसका पिता प्रभाकर वर्धन निपट गई फाइल उसकी भी, है ना, हार्ट अटैक आ गया उसको भी के इतने बड़े राजघराने में करी बेटी की और बेटी मर गई। इसके बाद पहले आपका आया कौन? हरिवर्धन, सॉरी राजवर्धन। क्या आया था? राजवर्धन भी इनकी लपेट में आ गया और राजवर्धन की भी क्या कर दी? ठीक है,
अब वो आया कौन? हर्षवर्धन ने बेटी को भी इन्होंने कैद कर लिया था तीनों ने, और वो भी लास्ट में अपना कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो भी कूदने जाने वाली थी। इतने में किसी तरह हर्षवर्धन आया, उसको रोका कि मतलब कुएं में कूदने जा रही थी, और रोका और बोला मैं लूंगा बदला, अभी मैं जिंदा हूं, है ना। अब फार्म में बाहुबली जिसका नाम है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने कहा पहले इनकी फाइल निपटाई देवगुप्त की, फिर गौड़ शासक शशांक जो सेव धर्म का न्याय, क्या नाम है? सेव धर्म। अब जैसे ही पता लगा कि इधर के सेक्टर की ये फाइल निपटा के चलेगा हर्षवर्धन, तो गौड़ शासक शशांक बिहार गया, और बिहार में आपको पता है जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो पेड़ ही काट के लिया है कदम का। ले हर्षवर्धन भी फुल फॉर्म में और गौड़ शासक शशांक भी फुल फॉर्म में। हर्षवर्धन को फिर गुस्सा आया, और हर्षवर्धन भी एक हिंदू राजा था, और ये अंतिम हिंदू राजा है। कौन सा है? अंतिम हिंदू राजा। वो फिर आया और फिर इसको शशांक की हत्या करी और मामला को ठंडा कर दिया, खत्म का। हर्षवर्धन यही नीति का उसने बोला अब मेरा राजपाट में दक्षिण भारत में भी ले जाऊंगा, और किससे उसने कहां पहुंचा? पुलिकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी के पर दोनों के बीच तट पर दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध। लेकिन पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, बोल तू उत्तरी मेरे दक्षिण में आने की कोशिश मत कर, मैं यहाँ पर बैठा हूं। कौन ने? पुलिकेशिन द्वितीय ने। पुलिकेशिन द्वितीय ने हराया, और पुलिकेशिन द्वितीय भी अपने आप में फार्म में आ गया कि अब मैं इधर वाले सेक्टर पे कब्जा कर लूं। इधर वाले सेक्टर पे जैसे कब्जा करने का सोचा, नरसिंहवर्मन सेकंड ने उसको हराया, नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने उसको हराया, और वो भी चुपचाप यहाँ पर अपनी जगह पर बैठ गया। अब पूरा माहौल शांत है। अब बताओ हर्षवर्धन की स्टोरी अपन सुनते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको याद रहे चीनी यात्री कौन आया था? हेंसो। क्या नाम था? हेंसो। आपको याद रखना है हर्षवर्धन मतलब हेंसोंग मतलब जो होनी सिंह गाना गाता है तो हर्ष की उत्पत्ति होती है, तो आपको याद रखना होनी सिंह से हेंसोंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। ठीक है, ट्रिक आपको मैंने बताया, हर चीजें सोच समझ के और अच्छे से याद करो ताकि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। बताओ विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? फाहियान। कौन आया था? फाहियान। चीनी यात्री फाहियान आया था विक्रमादित्य के दरबार में, जिन्होंने कहा था पूरे विश्व में अगर सबसे अच्छी जलवायु है तो वो है मालवा की। भाई यहाँ अनुकूल ठंड गिरती है, समय के अनुकूल गर्मी और बरसात। कहीं जाओगे आप इंग्लैंड में जाओगे ठंड ज्यादा, वेस्ट इंडीज में जाओगे गर्मी ज्यादा, अपने एरिया में भी जाओगे जम्मू कश्मीर में जाओगे ठंड ज्यादा, और लास्ट में तमिलनाडु में जाओगे गर्मी ज्यादा। और हम तो कहाँ है? बीच में, ठंड भी नॉर्मल और गर्मी भी नॉर्मल। तो सबसे अधिक जलवायु है तो मालवा की। किसने बोला था? फाहियान। किसके शासनकाल में आया था? और बताओ मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किसका राजदूत था वो? सेल्यूकस निकेटस। चल अब आपको पता है कि जैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेंसो। आपको याद रखना है होनी सिंह जब भी गाना गाता है तो काय की प्राप्ति होती है? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेंसो जैसे ही आया तो ये क्या करता था, हर 6 वर्ष के उपरांत अपने यहाँ एक कुंभ का मेला होता है ना, जैसे 12 साल में, वैसा एक सभा खिटी करता था, और सभा में जितना कमाया उतना क्या कर देता था? दान। कौन? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन दान करता था। तो आपको याद रखना है हर्षवर्धन ने एक सभा तैयार करी, उसमें इसने क्या करा, जितने भी अपने लोग थे, आपसी वाले ब्राह्मण उन लोग थे, उनको एक को इसने अध्यक्ष, एक को भी अध्यक्ष नहीं बनाया, और उसको अध्यक्ष किसको बना दिया? हेंसोंग को भारत में यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। क्यों? सोना लेके आया था, क्योंकि ये बहुत पैसे वाला था, पढ़ने के लिए यहाँ पर आया था, है ना। और इसके बाद इसने क्या करा था, जैसे ही इसने भारत में कदम लगा था, और इसने भारत में क्या करा था, भारत में यहाँ पर इसके आसपास क्या पड़ गए थे? चोर, और इसका बहुत सारा धन लूट लिया गया था, है ना। ठीक है, इसे भारत आने से नुकसान भी हुआ और फायदे भी हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन ने इसको क्या करा था? उस सभा का
अध्यक्ष। तो बहुत सारे जो वो थे इसके सभा में ब्राह्मण लोग, वो इससे खफा हो गए और इस पर हर्षवर्धन पर उन्होंने क्या करा, जानलेवा हमला कर दिया। ठीक है, इतना आपको याद रखना। और इसके बाद अंतिम हिंदू राजा था भारत का हर्षवर्धन। ये कहा जाता है कि अंतिम हिंदू राजा कौन था, हर्षवर्धन। और इसके बताओ क्या हुआ था इसके शासनकाल में, हर्षवर्धन की बात चल रही है अभी। हाँ हो गया, चलो इतना एक बार अपन रिकवर कर लेते हैं। और चलो सबसे पहले बताना, हाँ शुरू से रिकवर कर रहे हो अपन, जहां से अपन ने ये हिस्ट्री स्टार्ट करी थी और पूरा रिकॉल कर रहे हैं आपके एक बार में। ठीक है, इतने मेरे ख्याल से ये टेबलेट है आपके लिए, जो एग्जाम में मेरे ख्याल से आप लोगों को एग्जाम के पहले सुननी है, या आप जब भी हिस्ट्री को कवर करना चाहो तो आप सुन सकते हो। इसके बाद मेरा प्राचीन हिस्ट्री में 2-3 लेक्चर और रहेंगे, जिसपे मैं आपको पहले बताऊंगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, और लास्ट में जितने भी वंश अपने बचे हुए हैं वो वंश अपन एक बार देख लेंगे, है ना। तो खत्म हो जाएगी हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री, है ना। फिर मैं मध्यकालीन और आपका लास्ट में आधुनिक हिस्ट्री भी मैं आपको समझा दूंगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एग्जाम है, जब भी एग्जाम होती है और आपको लग रहा है हिस्ट्री कमजोर है, तो आप इसके अच्छे से करो, है ना। देखो सबसे पहले आप बताओ, अपन वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, बताओ हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अगला शासक, फिर शासक अजातशत्रु के बाद उदयनी, फिर नागवंश। आपको याद रखना है ट्रिक, हसीन, हा से हर्यक, फिर कौन सा वंश आया, शिशुनाग। शिशुनाग नागवंश का संस्थापक शिशुनाग, फिर नंदवंश, कालाशोक, और बाद में नंदी वर्धन। पहली बौद्ध संघी सभा अजातशत्रु, दूसरी पहली बौद्ध संघी सभा कब हुई थी और कहाँ हुई थी, 483 में, कहा राजगृह में, राजगृह। दूसरी बौद्ध संघी सभा 383 किसके शासनकाल में, कालाशोक। कब, 383 में, कहां पर, वैशाली। कहां पर, हाँ। इसके बाद नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद। अंतिम शासक घनानंद। सिकंदर किसके समकालीन आया था, सिकंदर के समकालीन राजा भारत में कौन था, घनानंद। ठीक है, चलो बताओ सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। सिकंदर का सेनापति जल सेनापति निर्याकस। क्या नाम है, निर्याकस, जल सेनापति निर्याकस। चलो इसके बाद बताओ सिकंदर का जन्म कब हुआ, 356 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई, 323। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ, 326। और हाइडे स्पीच का युद्ध किस किस के बीच हुआ, पोरस और किस नदी के किनारे हुआ, झेलम नदी। कौन सी नदी से इनकार कर दिया, व्यास नदी। शानदार, टनाटन। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ रहे अमन सिकंदर। सिकंदर भारत से लौटा और भारत में रहा था घनानंद का। और इसके बाद मैंने स्टोरी बताई थी, अगला शासक कौन बना था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम, चाणक्य के पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे, राजनीति से। टन टना टन हो गए बिल्कुल, है ना। इसके बाद आप बताना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, सेल्यूकस, पहले घनानंद को, फिर सेल्यूकस युद्ध कब करा था, 305 में। और किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर। और बाद में सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा था, अपनी पुत्री का विवाह। चलो बदले में कितने हाथी दिए थे, और काबुल कंधार वाला पूरा सेक्टर किसको दे दिया था। इसके शासनकाल में एक राजदूत आया था, नाम बताओ, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक है, इंडिका। किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज, वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, इसने श्रवणबेलगोला में संलेखन विधि द्वारा उपवास के दौरान प्राण त्याग दी। तो श्रवणबेलगोला कहाँ है, किस राज्य में, कर्नाटक। कहाँ है, कर्नाटक। याद रखो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, जिनने संलेखन विधि द्वारा इसने क्या कर दिया,
चलो इसके बाद अपन आ गए अब बिंदुसार। इसका पुत्र का नाम बिंदुसार। और बिंदुसार को मित्रोघात या मित्रोच्छेद कहा जाता। इसके समय तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे? 2। किसको पहुंचाया था? उसके 2 पहले पुत्र का नाम अरे पहले सुसर्ग, दूसरे का नाम अशोक। तो इन्हें दबाने के लिए विद्रोह में दबाने इसने सीरिया के नरेश से कितनी चीजें मांगी थी? 3। क्या नाम? और दार्शनिक। ठीक है। इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठा। कौन? अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। और बिंदुसार कब मर गया था? 272। और 269 3 साल तक युद्ध चला, फिर बैठा गद्दी पर, है ना। अशोक ने कितने हजार स्तूप बनवाए? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा? कहां के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। हाँ भाई, क्या चल रहा है? याद नहीं हुई? गले में खराबी है ना? चलो कोई बात नहीं, जिसको गले में खराबी टेंशन नहीं है ना, जिनको नहीं है वो बोलो, है ना, क्योंकि मैंने पूरी हिस्ट्री अच्छे से सुनी। चलो इसके बाद बताना। हाँ हो गया यहां तक कवर। हाँ, अशोक के बारे में कितने स्तंभ बनवाए थे? 11। शिलालेख कितने थे? 14। और स्तंभ लेख कितने थे? 7 स्तंभ लेख कितनी जगह से मिले थे? 6 जगह से 7 स्तंभ लेख थे। ठीक है। 13वें शिलालेख में काय का वर्णन है? 13वें सॉरी 11वें। आपको याद रखना है। चलो हाँ, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन। हो गया यार, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद बताना आप अशोक से रिलेटेड अशोक का नाम क्या है? सबसे पहले तो अशोक, फिर अशोक वर्धन, और सबसे इंपोर्टेंट प्रियदर्शनी। क्या नाम है? ठीक है। अशोक के बाद यहां पर अंतिम शासक जो आया वो आपको याद रखना है, ब्रदर। क्या नाम था? ब्रदर। और इस समय मौर्य वंश खत्म हुआ और फिर अपन आए मौर्य उत्तर। मौर्य उत्तर में आए थे 4 देशी और 4 विदेशी। बताओ देशी कौन कौन थे? कर्ण, सातवाहन, चेदी। बताओ सुंग वंश का संस्थापक? कर्ण वंश का सातवाहन का शिमुक, और चेदी का महामेघवान। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए? बौद्ध भिक्षु का 13। और किसका ये? अच्छा, ये भी याद रखना आपको, पतंजलि इस समय उनके जो है पुरोहित हुआ करते थे, और उन्होंने उन्हीं की वजह से इन्होंने क्या करवाए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ। 4। इसके बाद 4 विदेशी कौन कौन से थे? हिंद, यमन, फिर फिर पैलव, और फिर कुषाण। सबसे पहले बताओ, हिंद यमन की 2 शाखा थी, डेमेट्रियस और हिप्पोटाइटस। ठीक है। अब बताओ कौन से पुस्तक में नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है? कौन सी पुस्तक? उसका नाम मिलिंद पनो। क्या नाम है? और किस ग्रंथ, किस धर्म से मिलिंद पनो? बौद्ध धर्म। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। चल इसके बाद आपको बताना, शक के संस्थापक माउस। वेरी गुड। महाराष्ट्र के शाखा था जिसका नाम शक था, जिसका नाम था नेपाल राजा। नेपाल राजा को किसने हराया था? उत्तमी पुत्र सतकर्णी। मालवा के शकों को किसने खदेड़ा था? विक्रमादित्य ने। किसने? विक्रमादित्य ने। और देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय नाम था, और बाद में इन्होंने उपाधि काय की धारण की थी? विक्रमादित्य द्वितीय। कितने राजा भारत में? विक्रमादित्य 14 राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कहां थे वो? लास्ट अंतिम राजा कौन था? हेमू। लास्ट अंतिम राजा कौन था? हेमू। इसके बाद शक के बाद आए थे आपके पास कौन? पहलव। ठीक है। पहलव के संस्थापक मित्रदात और शक्तिशाली गोडोफर्निस, है ना। इसके कुषाण का संस्थापक कुजुल कटफिसास। चलो, शक्तिशाली राजा कनिष्क। भारत चीन से रोम जाने वाले रेशम मार्ग की खोज पर किसका अधिकार था? कनिष्क का। किसका अधिकार था? इसके
शासनकाल में कौन सी शैली ज्यादा फेमस थी? गांधार। कौन सी? गांधार। कौन सा इन्होंने सबसे पहले बताओ क्या चलाया था कनिष्क ने? हाँ, शक संवत कब चलाया था? गुप्त शासन 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कौन सा चलाया था? शक संवत। और भारतीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित। इसके बाद बताना कनिष्क के दरबार में, हाँ कौन? फाहियान तो किसके आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके मेन याद रखना है कनिष्क के बारे में। हाँ, क्या इसने गांधार शैली और रेशम मार्ग की क्या कर दी थी? खोज। ठीक है। और इसमें डॉक्टर का नाम बता दो मेरे को जरा। चरक। कनिष्क के शासनकाल में डॉक्टर कौन था? चरक। और धन्वंतरी विक्रमादित्य और जीवक बिंबिसार। इसके बाद अपन आ गए थे, अब ये खत्म होने के बाद अपना चल रहा था आपका गुप्त। क्या चल रहा हुआ? गुप्त वंश के संस्थापक अगला राजा घटोत्कच, अगला राजा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम? चंद्रगुप्त प्रथम। पहले ने क्या बोला? मैं खाली क्या हूं? राजा। फिर महाराजा, फिर महाराजा धीराज। और इसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसके सिक्के पर वीणा के चित्र अंकित है? समुद्रगुप्त। और इसके दरबारी कवि का नाम क्या है? हरिसेन। क्या नाम है? हरिसेन। चलो, इसके बेटे का नाम चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, है ना? तो इसके दरबार में कितने रत्न हुआ करते थे? 9। बताओ 9 रत्न में सबसे पहले कालिदास। पुस्तक के नाम 4 बताओ। मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञानतनुम और मानवाग्नि मित्र। चारों पुस्तक। इसके बाद 12 मीर किसके दरबार में थे? है ना? क्या थे 12 मीर? और कोषाध्यक्ष कौन था? अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। ठीक है, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की। और गुप्त काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का। क्योंकि बहुत सारी विचारधारा इसमें अच्छी अच्छी लिखे गए, आपको पता है इतने बड़े बड़े व्यक्ति हुए इसमें, है ना? चलो, इसके बाद बताओ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। किसने करी थी? कुमारगुप्त। काय की स्थापना करी थी? हाँ, स्कंदगुप्त ने क्या करा था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। अब बस गुप्त उत्तर जिसका कंप्लीट खत्म हिस्ट्री। ठीक है, और प्राचीन हिस्ट्री खत्म। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले बताओ। हाँ, वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन किस सेक्टर में था? किस सेक्टर में था? हरियाणा, थानेसर, है ना? प्रभाकर वर्धन के बेटे का नाम राजवर्धन, बेटी का नाम राजश्री और उसका बेटा हर्षवर्धन। चलो, मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्धन। ठीक है, चलो बताओ। इसके बाद बताओ सबसे पहले हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? कौन सा? जब भी हनी सिंह गाना गाए हर्ष की उत्पत्ति होती है एन। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में आप बताओ क्या हुआ था? हर 5 साल में जितना धन इकट्ठा करता वो क्या करता था? और इसी में वो हम बोला जाता है कि गौतम जो बुद्ध की 5वीं महासभा हुई थी, है ना? बौद्ध संगीत सभा 5वीं, वो इसके शासनकाल में हुई थी। लेकिन के बुक में 5वीं भी दे रखा, के बुक में 5वीं नहीं बना है ना, 4 ही बनाई गई है ना। ठीक है, चलो इसके बाद बताओ आप। हाँ, दक्षिण भारत विजय से रोकने के लिए किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको? हर्षवर्धन। गौड़ शासक शशांक की हत्या किसने करी? हर्षवर्धन ने। गौड़ का किसका पुराना नाम है? बंगाल का। किसका? बंगाल का पुराना नाम क्या है? गौड़। ठीक है, उसका शासक कौन थे? शशांक। हाँ, पुलकेशिन द्वितीय को इधर वाले सेक्टर में किसने हराया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। नरसिंहवर्मन फर्स्ट। इसका
नरसिंहवर्मन फर्स्ट पल्लव वंश का है, इसका पुलिकेशिन पूर्व चालुक्य वंश का संस्थापक था, और पुलिकेशिन द्वितीय इसका सबसे शक्तिशाली शासक था। कोई दिक्कत? जहां तक सब टनाटन ठीक है। मोखरी वंश किस सेक्टर में था? यूपी कन्नौज वाले सेक्टर में, है ना। ठीक है, तो ये थे हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री, बस यहीं तक मैंने आपको रिवाइज करी, और भी मैं आपको वीडियो लेक्चर अपलोड करता रहूंगा, है ना। तो आप ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, है ना। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।